प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद, प्रश्नावली 2.2 उदाहरण नंबर 3 को हम लोग हल करेंगे। तो जिस प्रकार से उदाहरण नंबर 2 को हम लोग हल किए थे, ठीक उसी प्रकार से उदाहरण नंबर 3 को भी हल करना है। लेकिन देखिए ये आप जो है ये द्विघात ही है, लेकिन इसमें 3 पद नहीं दिया है। इसमें कितना पद दिया है? 2 पद दिया है। जो अभी हम लोग पीछे जो बनाए थे तो उसमें कितना पद दिया था? तो 3 पद दिया था। तो शुरू का लास्ट में गुणा करके हम लोग क्या किए थे? बना दिए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पद दिया है। देखिए यहाँ पर मैं हल कर रहा हूं, हल। ठीक है, पहले प्रश्न को लिख दीजिए, x² - 3। अब आप कहेंगे कि सर इसका भी ये तो द्विघात है, क्लियर है, क्योंकि चर के ऊपर कितना घात है? 2 घात है। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल के सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे बात को समझिए, देखिए कहा है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो जब शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले इसका खंड करिए आप। तो देखिए आज जब खंड कर लेंगे ना तो उसके बाद कहा है कि शून्यक और गुणांकों में संबंध भी बताइए, सत्यता की जांच करने के लिए। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड 2 तरीके से होगा। मैं दोनों तरीका आपको बता दे रहा हूं। जैसे देखिए इसको 2 बार लिख रहा हूं, लेकिन आप किसी एक तरीके का प्रयोग करके इस सवाल को बनाइएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिख रहा हूं x² - 3। ठीक है, x² - 3। तो बताइए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - करणी में 3 का ऐसे वर्ग, ऐसे भी लिखा जा सकता है, x² - करणी में 3 का वर्ग। तो ये बताइए यह इसको आप सर्व इस पर कर सकते हैं, एक a² - b² पर। a² - b² का सूत्र क्या होता है? देखिए कितना पद है? 2 पद है। और दोनों पर कितना घात है? 2 घात है। और बीच में क्या है? ऋण है। तो जब 2 पद दिया गया हो और दोनों के ऊपर 2 घात हो और बीच में ऋण हो तो आप 2 कोष्टक बना दीजिए, 2 ऐसे कोष्टक बना दीजिए और दोनों में इसको उतार दीजिए, ए बी, और एक में ऋण लगा दीजिए और एक में धन लगा दीजिए। देखिए ये जो वर्गांतर है a² - b² का सूत्र बन गया। तो आप इस सूत्र पर भी इसका गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर कर रहे हैं, बताइए कितना कोष्टक बनाए? देखिए एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, तो 2 पद हो गया और दोनों पर क घात हो गया? 2 घात हो गया। तो मैं क कोष्टक बना दूं? 2 कोष्टक। कभी भी देखिए 2 पद दिया गया हो और दोनों के ऊपर 2 घात हो और बीच में ऋण हो तो आप 2 कोष्टक बनाइएगा। ऋण हो तब, धन हो तो मत बनाइएगा। 2 कोष्टक बनाइएगा और दोनों कोष्टकों में प्रश्न को उतार करके एक में ऋण और एक में धन रख दीजिएगा। देखिए यहां पर लिख दीजिए, यह x रख दीजिए, यहां पर करणी 3 लिख दीजिए और यहां पर भी x और यहां पर भी करणी 3 लिख दीजिए और एक में ऋण लगा दीजिए और एक में धन। तो यह ऋण हो गया और यह क्या हो गया? धन हो गया। देखिए ऐसे भी इसको बनाएंगे तो इसका यह क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। अब कहेंगे कि शुरू का लास्ट में गुणा करके आप नहीं बनाए तो 3 पद रहेगा तब ना। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ये मत सोचिए कि 3 पद रहेगा तो बनेगा। कुछ ऐसा भी 3 पद वाला आएगा जिसको सिद्धाचार्य पर आपको बनाना पड़ेगा, जिसको मैं जब आगे आएगा तो उसको बताएंगे। तो देखिए ऐसे ये क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। इस तरह से अब इसका शून्य ज्ञात करना है तो x - करणी में 3 बराबर 0, इसके बराबर 0, और यह x + करणी में 3 बराबर 0। देखिए दोनों के बराबर आप क्या लिख दीजिए? 0 लिख दीजिए। क्या ज्ञात कर रहे हैं? शून्य। तो यह हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? करणी में 3 और यह हो जाएगा x बराबर माइनस करणी में 3। तो इसमें का एक क्या हो गया? अल्फा। अल्फा एक किसी को मान लीजिए करणी में 3 हो गया और एक को बीटा बराबर मान लीजिए माइनस करणी में 3 हो गया। तो देखिए इस सवाल का आप ऐसे भी खंड कर सकते हैं। बताइए यह अल्फा बराबर करणी 3 क्या है? शून्यक है।
और यह बीटा बराबर माइनस कर्णी 3 क्या है, शून्यक है। देखिए ये मूल है और ये यहाँ पर क्या है, शून्यक है, ठीक है ना। तो मूल को शून्यक कहते हैं और यह क्या है बताइए, सवाल का क्या है, यह गुणनखंड है, यह गुणनखंड है, ठीक। और देखिए आप इस तरह से भी, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए इसके बराबर 0 लिख दीजिए। सबसे पहले हम जो सवाल दिया है ना उसका मैं गुणनखंड कर रहा हूं, सबसे पहले उसका गुणनखंड कर रहा हूं। जब गुणनखंड हो जाएगा तो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं। आज जो शून्य आ रहा है ना उसी में एक को अल्फा मान दे रहा हूं और एक को बीटा मान दे रहा हूं, यही मैं काम कर रहा हूं। देखिए यहां पर ऐसे हो सकता है, बताइए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए 3 हो जाएगा। यह द्विघात है कि नहीं है, द्विघात है, वह क्या है, द्विघात है। अब देखिए अब यह 2 घात जब हटेगा तो बताइए यह किस में जाएगा, करणी में जाएगा 3। अब वर्गमूल के आगे हमेशा धन ऋण हम लोग लिखते हैं, तो यह एक जगह यहाँ प्लस और क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। एक और मतलब कि x बराबर कर्णी 3 हो गया और कामा दे दिए x बराबर माइनस कर्णी में 3 भी हो गया। बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। देखिए आप इस विधि से भी देखिए, इसमें मिला करके आप देख लीजिए, x बराबर यहाँ पर क्या है, कर्णी 3, और x बराबर यहाँ पर क्या है, माइनस कर्णी में 3, और इसमें भी x बराबर कर्णी 3 आया है, x बराबर माइनस कर्णी में 3 आया है। माने इस तरीके से भी कोई लड़का इसका खंड करेगा तो सही होगा, और इस तरह से भी अगर कोई खंड करेगा तो उसका भी खंड क्या होगा, सही होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें का एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। तो अल्फा बराबर मान लीजिए कि अगर यह कर्णी 3 हो गया तो बताइए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कर्णी में 3 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे बताइए, इसको रहने दे कि इसको रहने दे, आप इसमें से किसी एक ही तरीके से इसको खंड करेंगे, दोनों तरीके की तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन यह दोनों तरीके से खंड हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब क्या करें, जैसे चलिए इसको अब यहां पर मैं बता दे रहा हूं और इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। या आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे दोनों का तरीका एक ही है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मैंने दिखाया कि कोई अगर इस प्रकार से खंड कर दे तो ये मत समझिएगा कि हम लोग गलत बनाए हैं। देखिए अब लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध न हो, ठीक है, संबंध ना। तो बताइए यह क्या किए हैं, बताइए गुणनखंड किए हैं ना। अरे भाई ऐसे कर दिए, वहां पर किए थे ना आप उस तरह से। अब देखिए शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध बनाने के लिए बताइए आप किसका सूत्र लगाएंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले मैं लगा रहा हूं, देखिए मूलों के योगफल को क्या लिख सकते हैं, अल्फा धन बीटा। बताइए हमने क्या लिखा है, मूलों का योगफल लिखा है। बताइए मूलों के योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बराबर बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए इसको आप माइनस बी बटा ए भी लिख सकते हैं, द्विघात के व्यापक से जो बनाया जाता है, ठीक है। अब एक हमके बात बता दीजिए, इस अल्फा और बीटा के क्या रखेंगे। देखिए ये अल्फा बीटा का मान निकाले है ना। अच्छा इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एक बार और एगो तरीका से और मैं गुणनखंड किया था तो वह भी तरीका सही था और यह भी तरीका सही है। अब बताइए यहां पर क्या रखें, है जो देखिए कर्णी 3 रख दें और प्लस, और बीटा के क्या रख दें, माइनस कर्णी में 3 रख दें बराबर। अब बताइए एक्स का, बताइए यहां पर रखने के लिए कहां से रखेंगे, तो इस प्रश्न में से रखेंगे, यहां से रखते हैं, यहां से रखेंगे ये गुणांक वाला। तो बताइए एक्स का गुणांक, बताइए इसमें कहीं एक्स आपको दिखाई दे रहा है, कहीं एक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो जब एक्स नहीं दिखाई दे रहा है का मतलब कि उसमें एक्स नहीं है। तो बताइए एक्स का गुणांक, तो यहां पर क्या रख दें, बताइए 0, उसके आगे ऋण लिख दें। आप पढ़े होंगे कि शून्य न तो धनात्मक होता है और नहीं
ऋणात्मक, तो यहाँ पर लिखिए वो मत लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर को छोड़ करके बताइए यहाँ पर क्या है, एक है, तो यहाँ पर एक लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए यह धन में है और ये ऐसे कोष्टक में कर दीजिए, करनी में 3 और प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस, करनी में 3 और बराबर, यह भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 में एक बार लिख दे रहा हूं। ऋण से मतलब नहीं है, क्योंकि 0 रखेंगे ना तो 0 ना तो धनात्मक होता है और नहीं ऋणात्मक। अब देखिए यह इससे कट गया, क्या आ गया 0, और इसमें 1 में 0 में जब 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। बताइए यह हो गया ना एक और से। अब देखिए मैं फिर शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, देखिए ये जो अल्फा बीटा का मनवा निकाले है ना, यह शून्यांक है और इस प्रश्नवा में गुणांक है। अब देखिए अब क्या लिखे, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर, बताइए सूत्र क्या होता है, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बताइए आप इसको सी बटा ए भी लिख सकते हैं, वो जो व्यापक से हम लोग बनाते हैं ना। अब देखिए इस अल्फा के रखिए कड़ी 3। अच्छा बताइए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर इसमें अल्फा बीटा का मान रख दें और यहाँ गुणांक से मान रख दें प्रश्न से, तो दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बताइए अल्फा का मान करनी 3 गुणे बताइए बीटा का मान माइनस करनी में 3 बराबर। बताइए अचर पद कितना है, अचर पद कितना है बताइए, अचर पद प्रश्न में से देखेंगे, अचर पद क्या है 3 है ना, ऋण 3 है, ऋण 3। और बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यह बताइए यहाँ पर धन है और यहाँ पर ऋण है, तो धन में जब ऋण का गुणा होगा तो ऋण होगा ना। अब बताइए करनी 3 में जब करनी 3 का गुणा होता है तो क्या हो जाता है 3 हो जाता है, क्योंकि आप 8 में पढ़े होंगे वर्गमूल वाले चैप्टर में। तो यह क्या हो जाएगा 3 और बराबर यह ऋण 3 में 1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3। बताइए दोनों पक्ष बराबर हो गए। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का क्या हो गया, बन गया। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने का 2 तरीका मैं बताया, आपको जो अच्छा लगेगा वो खंड करने के बाद दोनों खंडवा के बराबर 0 लिखेंगे। तो जब 0 लिखेंगे ना तो x का को मान आएगा 2 गो, कहीं x का मान आएगा, क्योंकि प्रश्न हमारा x में दिया है। अगर वही प्रश्न y में दिया होता तो हमारा किस में आता, y में आता। अगर z में दिया होता तो z में आता। तो बताइए 2 आया ना, ये x बराबर यह और x बराबर यह आया ना, तो यह दोनों क्या है बताइए, है दोनों क्या है, शून्यक है। और बताइए यहाँ पर जो आया है ना, हम बराबर करके बनाया है ना, तो यह इसमें का एक किसी को आप अल्फा मान दीजिए और किसी को बीटा मानिए। उसमें यह मत सोचिए कि हम उसको अल्फा मानेंगे उसको बीटा मानेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, तो शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध बताने के लिए अल्फा धन बीटा बराबर सूत्र लगाएंगे, मूलों का योगफल बराबर लगाएंगे और मूलों का गुणनफल बराबर लगाएंगे। काहे 2 ही बार लगाते हैं, क्योंकि द्विघात न है, द्विघात में 2 ही बनेगा। आज जब त्रिघात आएगा तो देखिएगा 3 बनाएंगे, जब त्रिघात आएगा तो 3 बनाएंगे। मूलों का योगफल 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे कि गुणनफल का योगफल बनाएंगे। कब, जब त्रिघात आएगा तब की मैं बात कर रहा हूं, अभी आप वहां पर गए नहीं है। और 1 बार बनाएंगे गुणनफल बराबर, समझ रहे हैं। तो ये सवाल आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर कभी डाउट हो कि यह हमारा x बराबर जो मान आया है, बताइए यह सही है कि गलत है, तो इसको प्रश्न में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो इस समय पर हम लोग अभी उदाहरण पढ़ रहे हैं, उदाहरण जैसे ही खत्म हो जाएगा तो प्रश्नावली में ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे।